हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम 2021 में। फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग लाइव को ज्वाइन कीजिए फटाफट, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो ज्वाइन कर चुके हैं पहले से ही वो अपना लाइव चैट में जल्दी जल्दी कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लिए, 1-2 मिनट वेट करेंगे सभी स्टूडेंट का, जल्दी से आ जाए, उसके बाद हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को कल पता होगा कि हम लोग छठा और सातवां सेट कंप्लीट कर लिए थे और आज के इस लाइव टेस्ट में 8वां और 9वां सेट करने वाले हैं। 8वां और 9वां, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सेट है और ऐसा बहुत सा सेट है अभी आप लोगों के लिए। तो चलिए जल्दी से लाइव को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए सभी स्टूडेंट, वेरी गुड। चलिए जी, सोशल साइंस आप लोगों को अब की बार 48 क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसमें से आपको बस 40 बनाना रहेगा, ठीक है। कितना अच्छा हुआ है, यह पैटर्न भी बढ़िया है आप लोग के लिए। उसमें आपको 8 क्वेश्चन छोड़ देना है और 40 क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्टिव का आपकी तैयारी करवा रहे हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। लाइव में नहीं सब्जेक्टिव देंगे, बट आपको वीडियो में प्रोवाइड करके छोटा छोटा वीडियो 10-10 सब्जेक्टिव का और आपको वीडियो देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर ले फटाफट, उसके बाद टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो पे आप लोगों को क्या करना है, कितना लाइक का एम है, चलिए आपको पहले ही बता देते हैं कि इस वीडियो पे 50 लाइक्स का एम है, ठीक है। 50 लाइक्स का एम है। तो देखते हैं आज आप लोग पूरा करते हो कि नहीं। कल तो पूरा किए तो थैंक यू, जो भी लाइक किया और जो भी शेयर करता है थैंक यू, और जो भी स्टूडेंट को बुला कर लाता है वह तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरे के भी हेल्प कर रहा है। तो आप लोग भी दूसरे का हेल्प कीजिए और दूसरे स्टूडेंट को बुला कर लाइए कि चलिए यहाँ पे पढ़ाई होता है, आप आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा काम कीजिए लोग, दूसरे का भी हेल्प होगा और आपको अच्छा लगेगा भी, ठीक है। चलिए फटाफट ज्वाइन कीजिए लोग सभी स्टूडेंट। चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए ग्रुप में, और एक बार ग्रुप में जाकर बोल दीजिए कि लाइव हो रहा है, सभी आ जाओ, ठीक है। जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए सभी ग्रुप में जाके, ठीक है। चलिए जी, चलिए तब तक वेट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट आ जाए। चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए आज हम लोग 8वां और 9वां सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग का सेक्शन है सोशल साइंस में इतिहास का, यानी हिस्ट्री का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद भूगोल आएगा, इसके बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान और उसके बाद आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करते रहिएगा अपना अपना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था। हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चलिए पंडित मदन मोहन मालवीय या चंद्रशेखर। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था। चलिए जी, आपको टाइम भी देंगे कमेंट करने के लिए। चलिए धीरे धीरे कमेंट आएगा आप लोग का, उसके बाद हम जैसे ही कमेंट आप लोग का आ जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए 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 बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इसका सी दिए हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, वो बिल्कुल ही सही आंसर दिए हैं। वेरी गुड, 1 का सी होगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट 1 का सी दिए वो बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर इसका सी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में पहला छापाखाना, देखिए छापाखाना कहाँ प्रारंभ हुआ था बताइएगा। सबसे पहले भारत भर में, कलकत्ता, आगरा, बम्बई या गोवा। आपको बताना है भारत में पहला छापाखाना कहाँ प्रारंभ हुआ था। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग का कमेंट आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे सभी स्टूडेंट अपना अपना कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए और आपको देखिए ज़्यादा सही करने में लगना है कि आप लोग गलत नहीं करना है। क्योंकि लिए आप लोग को हम कितना बार यह क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें तो कम कम ना ऑब्जेक्टिव है, यानी सब्जेक्ट के 3-3 ऑब्जेक्टिव, 4-4 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं। तो इसके बाद ऐसे लेकर आएंगे कि सीट वाइज रहेगा और उसमें 48 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक लाइव में हम लोग कंप्लीट करेंगे लोग, ठीक है। चलिए जी, 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, गोवा होगा। भारत में पहला छापाखाना कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो गोवा में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यानी
टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था, बताना है आपको। चलिए, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग को याद रखना है, आप लोग को बता देते हैं, जितने भी स्टूडेंट को पहले से भी पता है तो अच्छा बात है, और आप लोग को बता देते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत, आपको याद रखना है, जतरा भगत ने नेतृत्व किया था। ठीक है, भगत। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए, आपको पता होना चाहिए। द ऑथर ऑफ दास कैपिटल वाज, चलिए बताइएगा, यानी दास कैपिटल के लेखक कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट को कम यानी पता होगा इसका आंसर, हमको लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए, दास कैपिटल का लेखक कौन थे? चलिए आप लोग का कमेंट आ रहा है। चलिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, यानी दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स जी थे। ठीक है, और आप लोग बताइएगा थोड़ा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए जी, आंसर बताइए लोग, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए सभी स्टूडेंट बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, जर्मनी होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आप लोग याद रखना है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी देश में हुआ था। चलिए, इसके बाद यहाँ पे भूगोल का और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसी में पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बम्बई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बम्बई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, या परमाणु शक्ति हेतु। आपको बताना है कि बम्बई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। चलिए जी, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए अपना अपना आंसर, और देखिए किसी को गलत नहीं करना और ऑनेस्टली से बताना है। वीडियो के अंत जब भी अंत हो जाएगा तो आपको बताना है कि आप लोग कितना सही किए हो, यह बात बताइएगा प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना सही कर रहे हो। ठीक है, लाइव के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत भी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, खनिज तेल हेतु। बम्बई हाई जो है वो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है जी, चलिए जी, 10वां नंबर क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, थोड़ा छोटा दिखाई देगा बट आपको हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप तो सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, रोहतास, सिवान, गया, या पश्चिमी चंपारण। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में नहरों द्वारा, यानी नहरों द्वारा सबसे यानी सर्वाधिक सिंचाई है वो किस जिले में होती है? चलिए जल्दी जल्दी दीजिएगा सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर, और किसी को गलत नहीं करना है। हमको लगता है अधिकतर स्टूडेंट को पता होगा इसका आंसर, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यह आप लोग गलत नहीं करना है जी। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर आना स्टार्ट हो गया आप लोग का। चलिए कोई बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी कर रहे हैं, पर हमको लगता है कि एक दो ही स्टूडेंट गलत कर रहे हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। जो रेगुलर है चैनल पे, जो हमेशा टेस्ट देते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है ये सब क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। ठीक है, और लाइव जो है डेली होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि सुबह में हम 8 बजे टेस्ट लेते हैं और शाम में 6:30 बजे। तो सुबह वाला जो टेस्ट होता है वो लंबा होता है, यानी 1 घंटा लगभग हो जाता है, और इस टाइम वाला 30 मिनट का होता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी होने लगता है। चलिए अब आते हैं लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, कि संजय गांधी जैविक उद्यान डैश नगर में स्थित है। देखिए क्वेश्चन पूछा है संजय गांधी जैविक उद्यान डैश से यानी नगर में, यानी कौन से नगर में स्थित है। चलिए आप लोग को पता होना चाहिए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, और काफ़ी स्टूडेंट इसको पहले से भी पता होगा हमको लगता है। चलिए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? बिल्कुल ही सही है, पटना में है। ठीक है, पटना में, पटना नगर में स्थित है। ठीक है,
चलिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भी आकार की, देखिए भी आकार की घाटी का निर्माण, देखिए भी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा उन यानी उसके डैश अवस्था में किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। यानी भी आकार की घाटी का निर्माण नदियों यानी नदी द्वारा उसके डैश अवस्था में किया जाता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा युवा व्यवस्था। ठीक है, आपको याद रखना है युवा अवस्था। ठीक है, चलिए जी, इसमें देखिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए यह जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यानी समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, और कोयला के निर्माण यानी विभिन्न प्रकार का उल्लेख करें और तल चिन्ह को परिभाषित करें। तो देखिए इस जो 3 क्वेश्चन है ना, इसको आपको हमको बताना है आंसर। आप लोग को हम यानी कॉपी पे अपने नोट डाउन करके और मेरे नंबर पे टेलीग्राम नंबर पे आपको सेंड करना है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट देगा तो हम अगले यानी लाइव टेस्ट में बताएंगे कि यह स्टूडेंट ने आंसर दिया था और सही आंसर दिया था। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका आंसर मेरे नंबर पर जरूर भेजिएगा। ठीक है, यह तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइव के बाद कॉपी में लिख कर अच्छे से फ्रेश और उसके बाद आप लोग मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। चलिए जी, चलिए अब देखिए राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन आ चुका है और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। देखिए कौन सा इसमें उद्देश्य नहीं है संघीय शासन व्यवस्था का। ठीक है, ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय एकता, अखंडता, या फिर सत्ता की विकेंद्रीकरण या सांप्रदायिकता। बताइएगा जल्दी से, सभी स्टूडेंट अपना अपना कमेंट करते रहिए कि इसमें से जो कौन है वह संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। चलिए फटाफट दीजिए लोग, 2 सेट कंप्लीट करना है फटाफट आप लोगों को। चलिए और भी इसमें कुछ आपदा प्रबंधन या राजनीतिक विज्ञान का ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव भी बताने वाले 1-2 क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए जी सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए फटाफट, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ऐसा वीडियो बहुत सारा आने वाला है लाइव, यानी आपको एग्ज़ाम का टाइम रहेगा ना तो वहाँ पे हम एक लाइव में 100 200 क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ यानी टेस्ट में ही फटाफट कराएंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो इसलिए बने रहना इस हमारे चैनल पे। ठीक है, और टॉप करना है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए बिल्कुल नहीं सही जवाब है सांप्रदायिकता होगा, ऑप्शन नंबर इसका 16 का डी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए इसी में 17 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए इसका आंसर किसी को गलत नहीं करना है जी, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, मैक्सिमम बार पूछा गया है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चलिए आप लोग का हम लोग का यानी आप लोग का आंसर हम देख रहे हैं। चलिए फटाफट बताइएगा कि जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व था वो किसने किए थे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए यार आप लोग का आंसर अधिक 2 स्टूडेंट गलत भी कर रहे हैं, बट ऐसा मत कीजिए, आप लोग सही करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाँ जी वेरी गुड पर मैक्सिमम बच्चे का सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही है जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, तो देखिए आप लोग एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट बॉक्स में इसमें करिएगा तो हम देख नहीं पाएंगे, ज़्यादा कमेंट आता तो नहीं देख पाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बना दीजिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल ही बना कर देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए अब हम लोग अर्थशास्त्र के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, दिल्ली, मुंबई, पटना या बेंगलोर। 22 का सही आंसर जल्दी से, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे सही आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे लगभग स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दिए, बिल्कुल ही सही जवाब है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है जी,
चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 नंबर भी। देखिए यहाँ पे देखिए यह सेट ऐसा है कि आप लोग अगर यह सेट के पूरा वीडियो देखते हो, यहाँ पे काफ़ी हमको लगता है 10-12 सेट और होगा इसमें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और काफ़ी बार इसी में से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको हम कराना अच्छा समझना है कि आप लोग को जल्दी करा दिए सभी क्वेश्चनों को कि आप लोग याद कर ले अच्छे से, ठीक है। और देखिए सबसे पहले गलत बात यह है कि आप लोग मान लीजिए हम यह लाइव करा देते हैं तो आज लाइव में देख लेंगे और इसके बाद नहीं देखेंगे, यह गलत बात है। ऐसा मत कीजिए, प्रैक्टिस आपका नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर रोज़ देखिए। आपको टाइम निकाल लीजिए कि हमको 3 घंटा जो है वीडियो देखना है, 3 घंटा वीडियो देखना है, अपना टेस्ट लेना है, खुद से लेना है। चैप्टर वाइज में जाना है कि हम साइंस में कितना सही करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में कितना सही करते हैं। तो ऐसा कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा होगा, आप लोग का प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दिए हैं, यानी 1989 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल ही सही जवाब है, इसका बी होगा, ठीक है। चलिए अब आपदा प्रबंधन का कुछ क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए कितना बार बताया है, देखिए कुछ क्वेश्चन है ना घुमा के पूछ दिया जाता है, यानी कुछ टेढ़ा कर दिया जाता है कि आप लोग इसमें फंस जाएं, बट आपको फंसना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। देखिए सूखा जब पड़ जाता है इसमें सबसे जिम्मेवार कारक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है आपको वर्षा की कमी या भूकंप या फिर बाढ़ या जल यानी जलमुखी क्रिया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को आपको काटते चलना पड़ेगा। ऑप्शन जो है ना उसको काटिएगा ना तो आपको यानी सही आंसर मिल जाएगा। तो देखिए तो आपको याद रखना है, देखिए भूकंप जो है वो भूकंप से कभी भी सूखा नहीं आता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही गलत आंसर है। बाढ़, तो बाढ़ आएगा तो सूखा यहाँ पे बोल रहा है, तो बाढ़ तो हो नहीं सकता है, यह भी गलत है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी, तो यह भी नहीं होगा, ज्वालामुखी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास एक बचा, तो कैसे काट दिए तो हमको आंसर तो मिल गया ना कि वर्षा की कमी होगी, ठीक है। वर्षा की कमी, सूखे के लिए जिम्मेवार जो कारक है वह वर्षा की कमी के कारण सूखा आता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसी में क्वेश्चन एक और है कि भूकंप संभावित। देखिए जहाँ पे भूकंप ज़्यादा होता है वहाँ पे यानी भवन की आकृति दूसरे ढंग से बनाई जाती है। तो बताइएगा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपको बताना है कि कैसी होनी चाहिए, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार या आयताकार। चलिए क्या होगा, चलिए आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। यानी भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ हमेशा भूकंप आता है वहाँ पे कैसी यानी आकृति होना चाहिए, यानी घरों की यानी भवनों की। चलिए बहुत बढ़िया, अंडाकार तो नहीं होने चाहिए, अंडाकार नहीं होने चाहिए। त्रिभुज जैसा यानी ऐसा, त्रिभुज जैसा ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। चौकोर ये ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आयत की तरह आप लोग देखिए, आयत आयताकार होगा। ऑप्शन नंबर 29 का डी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर है, डी आंसर बिल्कुल ही सही है। देखिए आप लोग एक क्वेश्चन बताना चाहते हैं हम इसी में कि देखिए बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए यानी उपाय कुछ बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बता देते हैं इसको कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने का उपाय क्या है। तो देखिए बाढ़ का यानी प्रभाव का कम करने के लिए यानी निम्नलिखित उपाय है, आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। और 1 नंबर में लिखिएगा वृक्ष यानी वृक्षारोपण करना यानी वृक्ष लगाना, ठीक है। ऑप्शन यानी 2 नंबर में है कि नदियों के दोनों ओर, देखिए दोनों किनारों ओर मजबूत करना, यानी नदियों के दोनों किनारों यानी जो भी किनारा होता है ना उसको मजबूत करना, ठीक है। उसके बाद नहरों का जाल तैयार करना यानी नहरों का जाल तैयार करना, ठीक है। उसके बाद स्तंभ आधारित मकान का निर्माण करना, स्तंभ, ठीक है। उसके बाद है, चलिए इतना ही लिखिएगा ना, 4 ही लिख दीजिएगा ना आप, 4 ही पॉइंट, तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको याद कर लेना अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट, चलिए 1 2 3। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 8वां सेट कर लिए, अब 9वां सेट करते हैं, ठीक है। 9वां सेट करते हैं और सबसे पहला सेक्शन है हिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री का इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वियतनाम किस यानी साम्राज्यवादी शक्ति के प्रभुक्त थे? बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा, जर्मनी या फिर रूस या इटली। चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए जी, चलिए धीरे धीरे आंसर आएगा आप लोग, हमको लगता है। चलिए फटाफट
और नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो फिर से दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और देखिए यह जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, चलिए धीरे धीरे आ रहा है, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलत भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे फ्रांस होगा, फ्रांस बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अब आपको क्या बताना है कि देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, या 2 नंबर आपको दिख रहा है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पूछा टाटा आयरन एवं यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। 1917 में, 1925 में, 1907 में, 1911 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फटाफट लाइव चैट में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग हमसे बाद में यानी बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे देखेंगे आप लोग का कमेंट, ठीक है। चलिए बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका 1907 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए हम कुछ बताते चलते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना डैश सम्मेलन में हुई थी, तो आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय यानी मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो देखिए इसका आंसर होगा ब्रेटन वुड्स, ठीक है, आप लोग याद रखना है ब्रेटन वुड्स, ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलिए अब आपको क्या बताना, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? चलिए बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसका आंसर होगा मोतीलाल घोष, ठीक है, मोतीलाल घोष, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन मोतीलाल घोष ने किए थे, ठीक है। चलिए देखिए अब आज आ चुके हैं लोग भूगोल के क्वेश्चन में, ठीक है। भूगोल का यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को यानी कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जल्दी से बताइएगा। चलिए जी, चलिए आ रहा है आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कुछ सर यहाँ पे गलत भी कर रहे हैं, नहीं जी नहीं कीजिए गलत, इतना आप लोग को सही करना है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। आपको याद रखना है वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए यह कोई साइंस नहीं ना है या फिर मैथ नहीं ना है कि आपको यहाँ पे ट्रिक दे दिया जाएगा, ट्रिक से बना लेंगे। यहाँ पे आपको कोई ट्रिक नहीं रहता है, आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है। इसको आप लोग रटना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए इसमें आप 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से, देखिए सुनिएगा ध्यान से। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या पटना? बताइएगा सभी स्टूडेंट, यानी रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो दिमाग में सेट होना चाहिए कि यहाँ पे स्थित है। इसको रट्टा मारिएगा तभी अच्छे से याद होगा। मैथ नहीं ना कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, मैथ नहीं है ये। मैथ में भी फार्मूला याद करना पड़ता है ना, तो कुछ भी तो आपको याद करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, जमालपुर होगा। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, चलिए इसका पूर्ति करते हैं लोग अच्छे से। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की है। तो देखिए रोपण कृषि जो है वह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है, व्यापारिक कृषि। रोपण कृषि की यानी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है। आप लोग को याद रखना है रोपण कृषि जो है वह एक प्रकार की, तो आप लोग याद रखना है कि रोपण कृषि जो है वह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर डैश योजना से संबंधित है। नागपुर डैश योजना से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यानी नागपुर जो है वह सड़क योजना से संबंधित है, सड़क योजना से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आ चुके हैं राजनीतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन में। देखिए राजनीतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में कौन क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल है, उसका भारतीय जनता पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है आपको बताना है। क्षेत्रीय दल कौन है? चलिए क्षेत्रीय दल बताना है आपको।
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्षेत्रीय दल कौन हो जाएगा? चलिए फटाफट, वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय जनता दल। इसमें से क्षेत्रीय दल जो है वह राष्ट्रीय जनता दल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए यानी बी सही है, सॉरी बी सही है। जितने भी स्टूडेंट बी दिए हैं वह बिल्कुल नहीं सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 1977 में यानी आम चुनाव जो हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिली थी? जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या शिवसेना? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए वेरी गुड, आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग सभी भी। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ये इसका ए सही है, जनता पार्टी होगा, जनता पार्टी को बहुमत मिली थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लोग। चलिए अब अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन साख पत्र के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिखेगा बट आपको सुनना है मेरा बात ध्यान से। आपको क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो साख पत्र के अंतर्गत आते हैं? चेक या बैंक ड्राफ्ट या यात्री चेक या फिर इनमें से सभी। यानी साख पत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती है इस ऑप्शन में से आपको? चलिए अंतर्गत कौन कौन सी आती है? वेरी गुड, इसका ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। चेक भी होगा, बैंक ड्राफ्ट भी होगा और यात्री चेक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 का डी बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि यानी आर्थिक दृष्टिकोण में से है। बताइए जल्दी से, जब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा जल्दी से, उत्पादन एवं आय गणना विधि की आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? बिल्कुल ही सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। सहज, वैज्ञानिक या व्यवहारिक, यानी व्यवहारिक है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, 23 का डी आंसर बिल्कुल ही सही जवाब है। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। चलिए जी, हमको लगता है अब आपदा प्रबंधन का होगा और यही अंतिम होगा, ठीक है। चलिए छोटा छोटा दिखेगा बट इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इतना, ठीक है। चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समूह यानी समुद्र में, या फिर इसका आंसर क्या दिया हुआ है? आसमान में, और इनमें से कोई नहीं। सुनामी किस स्थान पर आता है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग याद रखना, देखिए स्थल तो नहीं होगा, स्थल में तो सुनामी नहीं आता है। उसके बाद आपको देखना है बी ऑप्शन, समुद्र में। हाँ समुद्र बिल्कुल ही सही है, समुद्र होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी भी बिल्कुल नहीं सही जवाब है, और जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दिए हैं और बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। चलिए आपको क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन मानवीय आपदा यानी मानव जनित आपदा कौन है? तो देखिए इसको ऑप्शन काटिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि देखिए सुनामी जो प्राकृतिक आपदा होता है यह तो नहीं होगा। उसके बाद है बाढ़, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। आप लोग को याद होना चाहिए कि बाढ़ भी जो है, एक मिनट, चलिए बाढ़ जो है वह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। और आतंकवाद आपको दिखा, आतंकवाद क्या होगा जी? मानव जनित आपदा होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वह बिल्कुल ही सही जवाब यह होगा। इसको घेरा लगा देते हैं, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। और पूछ दे कि इसमें से कौन जो है, देखिए आप लोग याद रखना है कि सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो 2 सेट कंप्लीट हो गया ना। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। तो देखिए हम सोचते थे कि 2 ही सेट कराएं, बट एक और सेट करा देते हैं, ठीक है। एक और यानी सेट हो जाएगा और आज यह सेट कंप्लीट हो जाएगा। 10 सेट था और 10 ही सेट इसमें कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 10वां सेट भी स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए इसी में पहला क्वेश्चन क्या है, यानी देखिए 10वां सेट है ना, दिख रहा है ना 10वां सेट, और यही अंतिम हो जाएगा, यही अंतिम होगा। इसके बाद यह सेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैथ का चैप्टर वाइज आपको देंगे। चलिए आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? क्वेश्चन को तेज़ी से बताएंगे आप लोग को, ठीक है, क्वेश्चन को तेज़ी से बताएंगे, आप लोग को याद करते जाना है।
फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? चलिए वेरी गुड, यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखना है बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर इसका सी बुर्बो वंश होगा। यानी फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वार एंड पीस की यानी लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक जो है वो कौन है? वार एंड पीस के लेखक, चलिए वार एंड पीस के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी होगा टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल नहीं सही है। चलिए फिर इन ब्लैंक्स कुछ क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। भारत में पहला जूट यानी जूट मिल जो है वह कहाँ स्थापित हुआ था? कब स्थापित यानी कहाँ हुआ था? बताना है भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपको याद रखना है कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता होगा। भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि डैश आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो यह 40 मिनट का लाइव हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में भी देख लीजिएगा दोबारा से, पर आपको रहना है शुरू से अंत तक, ठीक है, लाइव से जाइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्कुल ही सही जवाब है, यहाँ पे सही आंसर होगा बारदोली, ठीक है, बारदोली सही आंसर होगा। बारदोली आंदोलन के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, बारदोली, ठीक है। चलिए जी अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो तेजी से करा रहे हैं, चिंता नहीं लेना है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आपको याद रखना है कि देश के बांधों को यानी भारत का मंदिर पंडित नेहरू जी ने कहे थे। यानी 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है ना, यह अधिक सिंचाई है, ठीक है, आपको याद रखना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि डैश कृषि को कहते हैं? उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि को डैश कृषि कहते हैं? चलिए बताइएगा। चलिए आपको याद रखना है झूम कृषि कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं लोग, ठीक है, झूम कृषि। आप लोग को तेजी लग रहा हो तो वीडियो को बाद में यानी दोबारा से देखिएगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बने रहना है शुरू से अंत तक, आपको जाना कहीं नहीं है। अब बताना है लौह इस्पात उद्योग एक डैश उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग एक डैश उद्योग है? तो देखिए आपको याद रखना है आधारभूत, आधार हो गया अभूत, आधारभूत, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें और भी क्वेश्चन है, चलिए करा देते हैं, सोचें आज पूरा करा देते हैं। राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर यानी 1 है, यानी लोकतंत्र के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? देखिए लोकतंत्र के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? लोकतंत्र में आस्था और शिक्षा, सामाजिक समानता या राजनीतिक जागृति, बताइएगा। तो देखिए लोकतंत्र के मार्ग में मुख्य बाधा जो है बाधा अशिक्षा है, अशिक्षा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लोग 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो देखिए राष्ट्रीय महिला यानी आयोग अधिनियम जो है 1990 ईस्वी में बना था। आप लोग याद रखना 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था, ठीक है। चलिए तो तेजी से कर रहे हैं, गुस्सा मत होइएगा, बने रहिएगा। देखिए अब आपको अच्छा लग रहा है ना, सोचे कि एक टेस्ट एक बचा हुआ है तो क्या दोबारा एक सेट के लिए लाइव कराएंगे, एक ही में ख़त्म कर देते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो देखिए आप लोगों को याद रखना है बिहार, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की आभूषण की शुद्धता को पहचानने के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक है? तो देखिए सोने की आभूषण की शुद्धता को पहचान करने के लिए सबसे यानी आवश्यक जो चिन्ह होता है वो हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क बिल्कुल ही सही है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो शुरू से अंत तक लाइव देते हैं, पूरा अच्छे से देते हैं। चलिए अब चलते हैं लोग
हमको लगता है अब अर्थशास्त्र आ जाएगा, सॉरी अर्थशास्त्र नहीं, आपदा प्रबंधन। चलिए यही 2 क्वेश्चन है और इसके बाद इसको इंड करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मकान या बस्ती में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए मकान यानी बस्ती में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो आपको याद कर लेना है कि अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। आप लोग को ऐसे भी पता ही होगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि मलबे में यानी नीचे दबे हुए लोगों को पता चलाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो आपको याद रखना है इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 3 सेट कंप्लीट किए हैं। कितना कितना सेट, 8, 9 और 10 सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए लोग। यह सेट कंप्लीट हो गया और 10 सेट कंप्लीट कर लिए लोग। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को, ऐसा करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग बीच में जुड़े हैं तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट शुरू से भी जुड़े हैं ना तो एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा ना, तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस तो 3 ही ना लाइव हुआ है, यानी ये 2-2 सेट का हुआ है, एक में 2 सेट, एक में 2 सेट और एक 4 लाइव हुआ होगा सेट वाला। उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं और सुबह में आते हैं 8 बजे लाइव।